let us continue with thermal properties of matter. लास्ट वीडियो में हम दोनों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है वो रिवाइज करना है। का मतलब आपको प्रीवियस वीडियो रेफर करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ही कभी कभी स्पेसिफिक हीट बोलते हैं और इसके दो टाइप्स हमने लास्ट वीडियो में डिफाइन किए थे। फर्स्ट टाइप था ग्राम स्पेसिफिक हीट, आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, और सेकेंड टाइप था मोलार स्पेसिफिक हीट। ग्राम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था C इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, एंड मोलार स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था C डैश इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T, वेयर N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो ग्राम स्पेसिफिक हीट में मास होता है M के फॉर्म में और मोलार स्पेसिफिक हीट में N होता है नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। अभी स्पेसिफिक हीट टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। स्पेसिफिक हीट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमको डिस्कशन करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला C इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, where delta Q is the amount of heat supplied या amount of heat rejected by the gas, M होगा mass of the substance and delta T होगा rise या fall in temperature। अगर गैस हीट एब्सॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर राइज होगा, एंड अगर सब्सटेंस हीट को रिजेक्ट करेगा टेम्परेचर फॉल करेगा। सॉलिड एंड लिक्विड में स्पेसिफिक हीट का सिर्फ एक वैल्यू होता है। सॉलिड्स and liquid possess only one value of specific heat, but gases can have infinite values of specific heat. Gases में specific heat के infinite values possible है, and those values will vary from 0 to infinity. Specific heat of gas 0 से लेके infinity तक हो सकता है, बट सॉलिड एंड लिक्विड में स्पेसिफिक हीट का सिर्फ एक ही वैल्यू होता है। तो नाउ वी अंडरस्टैंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस 0 कब पॉसिबल है, मिनिमम, एंड इनफाइनाइट वैल्यू कब पॉसिबल है, ये उसका मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट होगा। तो उसके लिए मैंने यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ किया। ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर एक गैस एनक्लोज हुआ है। दिस टाइनी डॉट रिप्रेजेंट गैस मॉलिक्यूल्स, और ऊपर एक कवर लगा दिया, एक लीड लगा दिया, एंड दैट लीड इज कॉल्ड पिस्टन। इट्स अ मूवेबल पिस्टन। ये जो पिस्टन होगा ना, ये मूवेबल होगा, का मतलब इस पिस्टन को आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, एंड पिस्टन विल एक्ट लाइक अ कवर, इट विल एक्ट लाइक अ लीड। तो एक सिलेंडर के अंदर गैस एनक्लोज हुआ है और उस सिलेंडर को हमने पिस्टन से फिक्स किया है, बट पिस्टन इज मूवेबल। अभी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के दो मेथड होंगे, तो मतलब गैस को हीट करने का दो मेथड होगा। पहला जो मेथड होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहला जो मेथड होगा गैस को हीट करने का, उसको बोलेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम लोग इस गैस को हीट सप्लाई करेंगे। लेट डेल्टा Q बी द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, एंड दिस पिस्टन इज अलाउड टू मूव। का मतलब ये पिस्टन हमने फिक्स रखा है, पिस्टन इज अलाउड टू मूव अहेड। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप हीट सप्लाई करोगे तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये पिस्टन ऊपर जाएगा। जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा,
एंड वॉल्यूम बढ़ने से वापस उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा. बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन टेम्परेचर विल डिक्रीज. तो हम लोग एक्सटर्नली हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, बट साथ में गैस एक्सपैंड कर रहा है बिकॉज पिस्टन ऊपर जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन टेम्परेचर विल ट्राई टू फॉल डाउन. एंड अगर ये दो रेट इक्वल हो गए, का मतलब रेट एट विच द हीट इज सप्लाइड, का मतलब रेट एट विच द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इज इक्वल टू रेट एट विच द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. टेम्परेचर विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ हीट सप्लाइड, एंड वापस टेम्परेचर विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द गैस. बट अगर ये दो रेट इक्वल होंगे तो टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. सच एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम लोग गैस को हीट करेंगे और गैस इस तरीके एक्सपेंड करेगा कि उसका टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में if the gas is heated and allowed to expand का मतलब piston will move in such a way that rate of rise in temperature due to heat supplied is exactly equal to fall in temperature due to expansion of the gas. इसका मतलब टेम्परेचर ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा, बिकॉज आपने दोनों रेट इक्वल कर दिए. तो इस केस में टेम्परेचर ऑफ द गैस विल रिमेन कांस्टेंट. देयरफॉर चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो. एंड स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. तो इसमें अगर डेल्टा टी जीरो होगा तो डिनोमिनेटर बिकम जीरो. तो वी गेट डेल्टा क्यू अपॉन जीरो एंड समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इनफाइनाइट. तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस का स्पेसिफिक हीट मैक्सिमम होता है, दैट वैल्यू इज इनफाइनाइट. बिकॉज वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर में राइज नहीं होगा. एंड अगर टेम्परेचर में राइज नहीं होगा तो C बिकम्स इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब इन दिस केस गैस विल रिक्वायर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस विल रिक्वायर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. और सेकंड केस होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन. यहां पे एक्सपांशन हुआ था, यहां पे कंप्रेशन होगा. कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, कंप्रेस, डिक्रीज इन द वॉल्यूम. तो सेकंड डायग्राम में गैस का एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा. आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक का मतलब नो हीट इज सप्लाइड. नो हीट इज सप्लाइड टू द गैस. एडियाबैटिक, नो हीट इज सप्लाइड. तो यहां पे हम लोग गैस को हीट सप्लाई नहीं करेंगे. नो हीट इज सप्लाइड. देखो यहां पे हम लोग गैस को हीट नहीं करेंगे, बट फिर भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. का मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट सप्लाइड हम लोग इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. रिपीट कर रहा हूं, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट सप्लाइड हम लोग इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. और वो कैसे होगा, कंप्रेस करो, गैस को कंप्रेस करो. तो गैस को कंप्रेस करने के लिए पिस्टन पहले इस पोजीशन पे था, तो इस पोजीशन को सडनली हमने ऐसे नीचे की तरफ पुश किया, तो पिस्टन इज पुश डाउनवर्ड. उसको ऐसे नीचे की तरफ पुश किया तो पिस्टन यहां पे आ गया. पिस्टन पहले यहां पे था, उसको पुश करके हमने यहां पे लाया. इसका मतलब गैस का सडन कंप्रेशन हुआ. और गैस को कंप्रेस करने में हमने कुछ वर्क किया होगा. We have done some mechanical work to compress the gas, and that mechanical work will be responsible for rise in temperature. उस वर्क करने से का मतलब कंप्रेशन से गैस का टेम्परेचर राइज होगा. हमने एक्सटर्नल कोई हीट सप्लाई नहीं किया. तो सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस वेयर द हीट सप्लाइड इज जीरो. तो यहां पे क्या होगा, इफ द गैस इज कंप्रेस्ड सडनली गैस को कंप्रेस करो, का मतलब ये जो पिस्टन है उसको ऐसे नीचे की तरफ पुश करो, तो नो हीट इज सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड. का मतलब डेल्टा क्यू बिकम जीरो, बट द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल इंक्रीज ड्यू टू कंप्रेशन. बिकॉज आपने वर्क किया है, कंप्रेस करने में आपने वर्क किया है, वो वर्क जो है वो गैस को हीट करने में यूज होगा. तो टेम्परेचर विल इंक्रीज. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट इज सप्लाइड, देयरफॉर डेल्टा क्यू बिकम जीरो. एंड अगर डेल्टा क्यू जीरो होगा तो न्यूमरेटर बिकम जीरो, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज जीरो.
तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज इनफाइनाइट एंड ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज जीरो। ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर सॉलिड, नॉट फॉर लिक्विड। दैट इज व्हाई वी से स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। तो ये होंगे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। बच्चों अभी इसको जरा ठीक से समझ लो, है तो इजी बट कंफ्यूजन होने का चांस है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, बट स्पेसिफिक हीट को ये क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों सेम ही है। और अभी हम लोग डिफाइन करें स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के टाइप्स। इसके पहले क्या स्टडी किया? वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट कितने होते हैं? इनफाइनाइट। गैसेस हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट, जीरो से लेके इंफिनिटी। अभी हमको डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। वैल्यूज एंड टाइप में डिफरेंस है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के वैल्यूज कितने होते हैं? इनफाइनाइट। टाइप्स कितने हैं? दो। टाइप्स कितने हैं? दो। और कौन से दो टाइप होंगे? एक होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, का मतलब गैस को हीट करने के दो मेथड होंगे। देयर आर टू मेथड्स इन विच द गैस कैन बी हीट, गैस कैन बी हीटेड। एक होगा वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के गैस को हीट सप्लाई करो, और सेकंड मेथड होगा गैस का प्रेशर कांस्टेंट रख के उसको हीट सप्लाई करो। तो गैस कैन बी हीटेड कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, और गैस कैन बी हीटेड कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट। ये पहले आप क्लियर करो कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ हीटिंग द गैस, either keeping the volume constant or keeping the pressure constant। और स्पेसिफिक हीट में अगर गैस का क्वांटिटी ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा तो उसको बोलेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ग्राम की जगह पे प्रिंसिपल भी यूज हो सकता है। बट अगर वही गैस का क्वांटिटी मोल में होगा, क्वांटिटी ऑफ गैस अगर मोल में होगा तो वी गेट अनदर टाइप, दिस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ग्राम स्पेसिफिक कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है? तो इसमें क्वांटिटी ऑफ गैस ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा, एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अमाउंट ऑफ गैस मोल में होगा। तो हमको ये बस फंडामेंटल समझना है, बाकी डेफिनेशन तो सिमिलर है, सेम टू सेम। एंड देयर आर टू मेथड्स ऑफ हीटिंग द गैस। एक होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दूसरा होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम कांस्टेंट रख के गैस को हीट करो और उसका स्पेसिफिक हीट डिफाइन करो, या प्रेशर कांस्टेंट रख के गैस को हीट करो या उसका स्पेसिफिक हीट डिफाइन करो। तो सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम के दो स्पेसिफिक हीट, उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर के दो स्पेसिफिक हीट। डेफिनेशन आप देखोगे तो सब में डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, और वो है डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, वही है। पर अब इसमें हम लोग कंडीशन पुट करेंगे। नंबर 1, ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसका सिंबल होगा CV, बिकॉज ग्राम स्पेसिफिक हीट का सिंबल C था, कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसके लिए सबस्क्रिप्ट V लिखेंगे। तो यहां पे V का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, और ग्राम स्पेसिफिक है तो यहां पे मास कितना होगा? यूनिट मास, जो ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा। तो उसका डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, ग्राम में मास,
of a gas through 1 Celsius या 1 Kelvin when its volume is kept constant। का मतलब ये कंडीशन हमको लिखना है कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है गैस का। तो इसका फॉर्मूला होगा CV इज इक्वल टू डेल्टा QV। डेल्टा QV का मतलब क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन M डेल्टा T where M is mass। Hence डेल्टा QV का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा Q सबस्क्रिप्ट V का फॉर्मूला क्या होगा, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो तो ये होगा M CV डेल्टा T। इसको याद रखो, ये फॉर्मूला रिमेंबर करो बिकॉज ये हमको आगे यूज करना है न्यूमेरिकल में। तो quantity of heat supplied to the gas at constant volume is M CV delta T। Remember this formula. Quantity of heat supplied to the gas at constant volume is M CV delta T, where M is mass of a gas, CV को बोलेंगे ग्राम specific heat at constant volume, and delta T होगा rise in temperature। तो गैस को अगर constant volume पे हीट किया है तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड फॉर द राइज इन टेम्परेचर ऑफ डेल्टा टी का एक फॉर्मूला होगा M CV डेल्टा टी। अभी नेक्स्ट कौन सा टाइप होगा, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलार स्पेसिफिक हीट के नाम में सिंबल कौन सा यूज करता है, C डैश। तो C सिंबल इज फॉर ग्राम स्पेसिफिक हीट एंड C डैश सिंबल इज फॉर मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सेम डेफिनेशन देखो, सेम टू सेम डेफिनेशन है, चेंज सिर्फ यहां पे हुआ है, बाकी तो सब सेम है। तो यहां पे अगर यूनिट मास होगा तो यहां पे 1 मोल होगा, का मतलब यूनिट मोल होगा बिकॉज यहां पे अमाउंट ऑफ गैस मोल में होगा। और इसका फॉर्मूला CV डैश। CV डैश का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम का मोलार स्पेसिफिक। इसका फॉर्मूला डेल्टा QV अपॉन N डेल्टा, देखो फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहां पे मास जो है वो नंबर ऑफ मोल से रिप्लेस हुआ। Hence delta QV का मतलब amount of heat supplied at constant volume का फॉर्मूला होगा N CV डैश डेल्टा T। इसको मल्टीप्लाई करो तो N मोल का गैस है, अमाउंट ऑफ गैस कितना है N मोल्स, और उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई किया है। N मोल का गैस है, उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई किया है, तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड फॉर द राइज इन टेम्परेचर ऑफ डेल्टा T का फॉर्मूला होगा डेल्टा QV इक्वल्स टू M CV डैश डेल्टा T। देखो ये दो फॉर्मूले भी सिमिलर है, इसमें M है तो इसमें N है। M होगा तो CV होगा, N होगा तो CV डैश होगा। CV को बोलेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV डैश को बोलेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इसको बराबर से याद रखो। अभी ये तो हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम का कंडीशन। नेक्स्ट होगा कांस्टेंट प्रेशर का कंडीशन। का मतलब यहां पे हम लोग गैस को हीट सप्लाई करेंगे कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट। तो वापस यहां पे हमको दो वैल्यूज डिफाइन करने पड़ेंगे। एक होगा ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दूसरा होगा मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, देखो इसका और इसका भी सेम है, सिर्फ यहां पे लिखा वॉल्यूम एस्केप कांस्टेंट, यहां पे लिखा प्रेशर एस्केप कांस्टेंट, बाकी सब सेम होगा। और CP का फॉर्मूला होगा डेल्टा QP अपॉन M डेल्टा T, वेयर QP इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। P सबस्क्रिप्ट का मतलब कांस्टेंट प्रेशर एंड V सबस्क्रिप्ट का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा QP का फॉर्मूला क्या होगा, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा QP विल बी M CP डेल्टा T। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूला किसके लिए है, आपने गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया है। तो when the gas is heated at constant pressure, the amount of heat required for the rise in temperature of delta T will be M CP delta T. Delta QP will be M CP delta T. और सेकंड टाइप होगा मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पे ग्राम, यहां पे मोलार। इसका सिंबल होगा CP डैश। CP डैश, P का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, C डैश इज अ सिंबल ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट। सिर्फ यहां पे मुझे क्या लिखना है, 1 मोल। यहां पे क्या था, यूनिट मास, यहां पे क्या है 1 मोल। सिर्फ यही डिफरेंस है, यूनिट मास का यहां पे यूनिट मोल हो गया। एंड फॉर्मूला क्या होगा, CP डैश इक्वल्स टू डेल्टा QP अपॉन N डेल्टा T।
तो फिर डेल्टा क्यूबी का फॉर्मूला क्या होगा, एन सीपी डैश डेल्टा टी, है ना। डेल्टा क्यूबी का फॉर्मूला क्या होगा, एन सीपी डैश डेल्टा टी। तो यहां हमने 4 टर्म्स को डिफाइन किया है ना, 4 टर्म्स को डिफाइन किया है, पर सब में डेफिनेशन सेम है। बस मेन 2 पॉइंट है कि गैस कैन बी हीटेड आइदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। का मतलब बेसिकली सिर्फ 2 डेफिनेशन है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। बट उसमें क्या होगा कि अगर यूनिट मास है, मतलब अगर यूनिट मास है तो बनेगा ग्राम स्पेसिफिक हीट, और अगर यूनिट मोल है, कमर 1 मोल है, तो बनेगा मोलर स्पेसिफिक हीट। तो अगर आपने फंडामेंटल समझ लिया तो डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। और फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, बिकॉज ये जो फॉर्मूले है ये हमको आगे न्यूमेरिकल में यूज करना है। तो ये तो हो गया कंसेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। रिलेशन बिटवीन ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी and molar specific heat capacity. Gram specific heat capacity is also called principal specific heat. तो इनके बीच में एक रिलेशन है जो हमको स्टडी करना है। We know that specific heat of gases can be defined in 2 ways. Specific heat capacity of gases can be defined in 2 ways. एक होता है in terms of unit mass और दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट मोल। यूनिट का मतलब 1। अगर आपने स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस को यूनिट मास में डिफाइन किया तो उसको बोलेंगे ग्राम और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड अगर आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस को यूनिट मोल के फॉर्म में डिफाइन किया तो उसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इनके बीच में एक रिलेशन है, एंड रिलेशन इज molar specific heat capacity is equal to molecular weight of gas. Molecular weight of gas is also called molar mass. Molecular weight को ही molar mass बोलते हैं, multiplied by gram specific heat capacity. तो molar specific heat equals to molecular weight into gram specific heat. तो constant volume पे CV dash equals to M dash into CV, एंड कांस्टेंट प्रेशर पे अगर गैस को हीट किया है तो Cp डैश इक्वल्स टू M डैश इनटू Cv। वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ Cp, Cv, Cp डैश एंड Cv डैश इन द अर्लियर वीडियो। व्हाट इज Cp एंड Cv? दे आर द ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड व्हाट इज Cp डैश एंड Cv डैश? दे आर द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। Our notations are C symbol is for gram specific heat and C dash symbol is for molar specific heat. ये हमारी notations है, ये हमारे symbol है। But these symbols may not be seen in the textbook. Textbook में शायद ये symbol नहीं होंगे। तो textbook notations are small c and capital C. Small c symbol यूज करते हैं gram specific heat के लिए और capital C symbol यूज करते हैं molar specific heat के लिए। But our notations are C and C dash. We will be using C symbol for gram specific heat and C dash symbol for molar specific heat. So this relation is applicable at constant volume. This relation is applicable when the gas is heated at constant pressure. And ये जो M dash symbol है ये molar mass का है। तो molar mass के लिए या molecular weight के लिए हमारा symbol क्या होगा? M dash। तो Cv dash equals to M dash into Cv and Cp dash equals to M dash into Cp. So this is about relation between molar specific heat and gram specific heat. Then comes the difference between Cp and Cv. Cp और Cv के बीच का difference. Difference का मतलब one of the value is greater. तो Cp और Cv में से Cp is always greater than Cv. The specific heat capacity of a gas at constant pressure is always greater than specific heat capacity of gas at constant volume. Cp is always greater than Cv. And if Cp is greater than Cv, there will be some difference between Cp and Cv.
and that difference is given by the formula called Mayer's relation. ये आप केमिस्ट्री में डिराइव करोगे. Mayer's relation जो मैंने यहां पे लिखा है, it will be derived in chemistry part. तो Mayer relation या Mayer's relation is a relation between difference between Cp and Cv. तो मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी के लिए रिलेशन होता है Cp डैश माइनस Cv डैश इक्वल्स टू R. Here Cp dash is molar specific heat capacity at constant pressure and Cv dash is molar specific heat capacity at constant volume. And what is R? It is a universal gas constant. R को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो सब गैसेस के लिए सेम होता है. तो ये हो गया Cp और Cv का डिफरेंस, बट फॉर मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी. तो Cp डैश माइनस Cv डैश इक्वल्स टू R. एंड अगर ये R सब गैसेस के लिए सेम है तो Cp डैश और माइनस Cv डैश भी सब गैसेस के लिए सेम होगा. इसका मतलब हाइड्रोजन गैस के लिए Cp डैश माइनस Cv डैश इक्वल्स टू R होगा, तो ऑक्सीजन गैस के लिए भी Cp डैश माइनस Cv डैश इक्वल्स टू R होगा. तो डिफरेंस ऑफ Cp एंड Cv is same for all the gases. Please remember, Cp और Cv का डिफरेंस, कौन सा Cp कौन सा Cv? मोलर स्पेसिफिक की बात हो रही है. तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज R, बट R इज सेम फॉर ऑल द गैसेस. तो सब गैसेस के लिए Cp और Cv का डिफरेंस सेम होता है, बट दैट इज एप्लीकेबल फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. But for gram or principal specific heat capacity, the relation is Cp minus Cv equals to R by m dash. As I said before, C dash symbol is for molar and C symbol is for gram specific heat. तो gram specific heat capacity के लिए Cp minus Cv equals to R by m dash होता है. Because मैंने Cp dash को लिखा m dash into Cp, मैंने Cv dash को लिखा m dash into Cv. तो इन दो वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, m डैश कॉमन निकालो और फिर m डैश को यहां पे डिवाइड कर दो. तो फॉर ग्राम स्पेसिफिक हीट Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R अपॉन m डैश, वेयर m डैश इज मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास. एंड मॉलिक्यूलर वेट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस. R सबके लिए सेम होगा, सब गैसेस के लिए R तो सेम होगा, बट सबका मोलर मास तो अलग होगा. इसका मतलब ये जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंस होगा. बट ये जो रिलेशन है, दिस इज सेम फॉर ऑल द गैसेस, बिकॉज R सबके लिए सेम होता है. बट सब गैसेस का ग्राम स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा. और Cp माइनस Cv इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. ये मोलर मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा. तो दिस इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv. And then we come to one ratio, one constant, and that is called adiabatic constant. Adiabatic constant. इसका सिंबल है गामा. तो गामा is a symbol for adiabatic constant, and adiabatic constant is a ratio of Cp and Cv. Cp and Cv can be either gram specific heat or it can be molar specific heat. ये किसी भी फॉर्म में रेशियो हो सकता है, ग्राम का भी हो सकता है या मोलर का भी हो सकता है. तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो रेशियो होगा Cp और Cv का, दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक कांस्टेंट, गामा. तो गामा इज Cp by Cv, याद रखो, रिमेंबर दिस. इफ गामा इज Cp by Cv, तो फिर Cp का फॉर्मूला क्या होगा? गामा इंटू Cv. आप Cv को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो. तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज गामा टाइम्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज गामा होता है Cp by Cv. एंड ये रिलेशन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के लिए भी एप्लीकेबल है और ये रिलेशन मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए भी एप्लीकेबल है. Cp इज गामा टाइम्स Cv. तो ये होंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस. Let us now understand some more relations. और ये जो हम लोग रिलेशन स्टडी करेंगे, these relations are important for entrance exam point of view. तो JEE और NEET एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए these relations are important.
फर्स्ट है रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों, आपको मालूम है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ही स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, बट ये दो टर्म अलग अलग है। हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आर टू डिफरेंट टर्म्स। दोनों टर्म को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। हीट कैपेसिटी का सिंबल S एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल C। हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। का मतलब हीट कैपेसिटी S होता है डेल्टा Q बाय डेल्टा T, बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब C होता है डेल्टा Q बाय M डेल्टा T। इसका मतलब डेल्टा Q बाय डेल्टा T विल बी M इंटू C। इस M को यहां पे ट्रांसफर करो और फिर आप इन दोनों को इक्वेट करो। का मतलब इस इक्वेशन का डेल्टा Q बाय डेल्टा T और इस इक्वेशन का डेल्टा Q बाय डेल्टा T इक्वेट करो, तो हमको रिलेशन क्या मिलेगा? S इक्वल्स टू M इंटू C इक्वेटिंग डेल्टा Q बाय डेल्टा T ऑफ बोथ द इक्वेशंस। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ अ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। S इक्वल्स टू M इंटू C। तो हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ अ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म जो हमको स्टडी करना है दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी या वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस, और इसका यूनिट होगा W। इसका सिंबल होगा W। तो W is a symbol of water equivalent of a substance. To understand water equivalent, पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं, फिर water equivalent का फॉर्मूला कैसे आता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो let's first have a look at the definition of water equivalent. So water equivalent of a substance is defined as mass of water. तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? मास ऑफ वाटर होता है, विच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ मास ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स सेम अमाउंट ऑफ हीट एज रिक्वायर्ड बाय द गिवन सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस हम लोग वाटर इक्विवेलेंट डिफाइन कर रहे हैं, तो as required by the given substance for the same rise in temperature। तो एक सब्सटेंस को राइज इन टेम्परेचर के लिए जितना हीट चाहिए उतना ही हीट अगर मास ऑफ वाटर को चाहिए तो उस मास ऑफ वाटर को बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस। सबसे पहले हमने एक बॉडी कंसिडर करता है जिसका हमको वाटर इक्विवेलेंट डिफाइन करना है। कंसीडर वन बॉडी हुज वाटर इक्विवेलेंट वी वांट टू डिफाइन। तो उस बॉडी का मास m है, उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट C है, एंड लेट डेल्टा T बी द राइज इन टेम्परेचर। तो लेट m बी द मास ऑफ बॉडी, लेट C बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, लेट डेल्टा T बी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो heat given for the body या heat given to a body for this delta T rise in temperature का मतलब डेल्टा T से टेम्परेचर राइज होने के लिए जो आपने हीट बॉडी को दिया है वो डेल्टा Q है, एंड डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या होगा? MC डेल्टा T। दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो हीट रिक्वायर्ड फॉर डेल्टा T rise in temperature will be given by this formula। डेल्टा Q is MC डेल्टा T। इसको कॉल के इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में एक बॉडी है जिसका मास m है, उस बॉडी का स्पेसिफिक हीट C है और उसका टेम्परेचर डेल्टा T से राइज हो रहा है। तो हीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू MC डेल्टा T। नाउ द सेम अमाउंट ऑफ हीट का मतलब यही अमाउंट ऑफ हीट हम लोग सप्लाई करेंगे वाटर को। Now the same amount of heat will be supplied to water, but water का मास कितना होगा? W, जो हमको डिफाइन करना है।
W ग्राम ऑफ वाटर, एंड उसका भी टेम्परेचर डेल्टा T से ही राइज होगा। तो भी इतना ही हीट जो हमने बॉडी को सप्लाई किया था ना, ये हीट हमने बॉडी को सप्लाई किया, उतना ही हीट हम लोग सप्लाई करेंगे वाटर को, बट वाटर का मास कितना होगा W, एंड टेम्परेचर भी वाटर का डेल्टा T से ही राइज होगा। सो वाटर के लिए हीट गिवन या हीट सप्लाई का फॉर्मूला होगा डेल्टा Q इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा T। यही फॉर्मूला अप्लाई किया वाटर के लिए, बट वाटर का मास W है और वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। W का मतलब वाटर, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए C बिकम्स 1 वाटर के लिए और डेल्टा T होगा सेम। अभी जितना हीट बॉडी को सप्लाई किया उतना ही हीट वाटर को सप्लाई किया, का मतलब ये दोनों सेम है। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट एंड सेम राइज इन टेम्परेचर। देखो सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम राइज इन टेम्परेचर, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1। तो अगर डेल्टा Q सेम है तो इक्वेट इक्वेशन 1 and 2। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट डू वी से, ये सेम है, ये सेम है, तो फिर ये और ये सेम होना चाहिए। इसका मतलब W वाटर इक्विवेलेंट W जो होगा वाटर का मास, उसका फॉर्मूला होगा मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो ये बन गया रिलेशन बिटवीन वाटर इक्विवेलेंट एंड स्पेसिफिक हीट। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस होता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस का फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस multiplied by specific heat of a substance, and water equivalent of a substance is the mass of a water। ये water का mass होगा which requires the same amount of heat as given to a substance for the same rising temperature, and the formula for water equivalent is M into C, where M is mass of a substance and C is the specific heat of a substance। तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, स्टेट को ही बोलते हैं फेज। तो चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ फेज, इसके पहले हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टडी किया, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जब भी हम लोग सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हैं उसका टेम्परेचर राइज हो रहा था। ठीक है, अभी चेंज ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। चेंज ऑफ स्टेट आल्सो कॉल्ड चेंज ऑफ फेज। वी नो दैट मैटर या सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। यूजुअल में तो सब्सटेंस का 4th स्टेट भी है प्लाज्मा, but at plasma state we don't consider in 11th and 12th standard। तो 11th and 12th standard में substance generally exist in 3 states या 3 phases। And what are the 3 phases of a substance? Solid, liquid and gas। तो ऐसे substance के 3 state होंगे या 3 phase होंगे, एंड सब्सटेंस को हीट सप्लाई करके या सब्सटेंस से हीट एब्सॉर्ब करके या हीट रिमूव करके वी कैन चेंज द स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, तो एनी स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी चेंज इनटू अनदर बाय हीटिंग द सब्सटेंस और बाय कूलिंग द सब्सटेंस। या तो हीट सप्लाई करेंगे या तो फिर सब्सटेंस हीट को एब्सॉर्ब करेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ फेज। तो चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ फेज is a process of conversion of one state of a substance into another state. Now let us discuss some examples of change of state. Example number 1 is melting of solid. अच्छा, एक बात आपको और याद रखना है, one point you have to note down. During change of state, जब भी substance एक state से दूसरे state change होता है, its temperature remains constant. During the change of state, substance का temperature constant होता है,
there is no rise in temperature, there is no fall in temperature during the change of state. Okay, इस पॉइंट को याद रखो. During the change of state, temperature of a substance remains constant. तो पहला एग्जांपल है melting of solid, also called fusion process. तो solid at 0 degree Celsius is melted into liquid at 0 degree Celsius. देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो ये जो प्रोसेस होगा सॉलिड से लिक्विड, उसको बोलेंगे मेल्टिंग प्रोसेस या फ्यूजन प्रोसेस. बट एज आई सेड, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट. एंड यहां पे सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो हमने हीट सप्लाई किया है, लेट दैट हीट बी डेल्टा क्यू. इसका मतलब यहां पे हीटिंग प्रोसेस हो गया. तो सॉलिड को हीट करने से सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. But during change of state, temperature will remain constant. जैसे solid at 0 degree Celsius, liquid at 0 degree Celsius only, but heat supply is to the solid. Next example is vaporization of liquid. Vaporization of liquid का example देखो. Liquid at 100 degree Celsius is getting converted into vapor at 100 degree Celsius. Vapor is in the gaseous form. तो यहां पे हम लोग लिक्विड को हीट कर रहे हैं, तो हीट सप्लाई इज डेल्टा क्यू. एंड जब भी हीट सप्लाई होगा डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा. तो व्हेन हीट इज गिवन टू द लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर अगेन एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो यू कैन ऑब्जर्व ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. नेक्स्ट एग्जांपल है कंडेंसेशन ऑफ वेपर. तो कंडेंसेशन ऑफ वेपर इसका एग्जैक्टली अपोजिट होगा. इस प्रोसेस का अपोजिट होगा, का मतलब कंडेंसेशन इज अपोजिट ऑफ वेपराइजेशन. एंड वेपर को कंडेंस करने के लिए वेपर में से हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, का मतलब वेपर में से हीट रिमूव करना पड़ेगा, का मतलब वेपर हीट को लिबरेट करेगा. तो वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस removed heat is minus delta Q. When the heat is removed, we take it negative. When the heat is supplied, we take it positive. तो सब्सटेंस में से हीट एक्सट्रैक्ट किया, डेल्टा क्यू अमाउंट एक्सट्रैक्ट किया, बट इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे. तो वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस में से हीट एक्सट्रैक्ट किया, चेंज ऑफ स्टेट विल टेक प्लेस लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो इस प्रोसेस को बोलते कंडेंसेशन. अगेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट. एंड प्रोसेस नंबर 4 इज फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड. ये हो गया फ्रीजिंग प्रोसेस या सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे इसको. फ्रीजिंग आल्सो कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन. इसमें क्या होगा, ये इसका अपोजिट होगा, है ना. मेल्टिंग का अपोजिट फ्रीजिंग होगा. फ्रीजिंग इज अपोजिट ऑफ मेल्टिंग. तो इसमें क्या होगा, लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस और इस लिक्विड में से हीट को रिमूव करेंगे. तो हीट इज एक्सट्रैक्टेड, हीट इज रिमूव फ्रॉम द लिक्विड. Let that heat be delta Q minus delta Q. So this liquid gets converted into solid at 0 degree Celsius. Observe that temperature is constant. So during change of state, during change of phase, temperature remains constant. And change of state का मतलब is a process of transformation of substance from one state to another state. और ये उसके कुछ examples हो गए. So this was about change of state या change of phase. Next term हमको define करना है latent heat of a substance. और latent heat का सिंबल होता है L. तो दो टाइप के हीट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इस चैप्टर में, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट. स्पेसिफिक हीट को ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो एक होता है सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट और दूसरा होता है सब्सटेंस का लेटेंट हीट. डिफरेंस क्या है स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में? डिफरेंस क्या है? स्पेसिफिक हीट में सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज होता है बट उसका स्टेट चेंज नहीं होता है. का मतलब सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है. सिर्फ rise in temperature will take place during specific heat. और latent heat में उल्टा होगा. latent heat में temperature rise नहीं होगा
टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट बट स्टेट चेंज होगा. तो व्हाट हैपेंस इन स्पेसिफिक हीट? नो चेंज इन स्टेट, ओनली राइज इन टेम्परेचर. लेटेंट हीट में क्या होता है? नो राइज इन टेम्परेचर, ओनली चेंज ऑफ स्टेट. ये डिफरेंस है. तो चलो लेटेंट हीट को डिफाइन करते हैं. लेटेंट हीट को डिफाइन करने के लिए पहले ये एग्जांपल देखो. सॉलिड है, सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है, इसको हीट सप्लाई किया. जब इस सॉलिड को हीट सप्लाई करेंगे इस टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड फाइनली टेम्परेचर रिचेस टू मेल्टिंग पॉइंट. एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट. एंड एज सुन एज टेम्परेचर ऑफ सॉलिड रिचेस मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. का मतलब सॉलिड का चेंज ऑफ स्टेट होगा. ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट एट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब जब भी सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तभी सॉलिड का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा एट मेल्टिंग पॉइंट. एंड टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट टिल एंटायर सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट एट मेल्टिंग पॉइंट. एंड तभी जो सब्सटेंस हीट को एब्सॉर्ब करेगा ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, सब्सटेंस को हीट एब्सॉर्ब करेगा, दैट हीट एब्सॉर्ब अपॉन मास इज कॉल्ड लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब by the unit mass of a substance during its change of state at constant temperature and pressure. Because हमको ये पता है कि जब भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट. और लेटेंट का मतलब हिडन, छुपा हुआ. ये जो वर्ड है लेटेंट, इसका मतलब क्या होता है? हिडन हीट. ये छुपा हुआ हीट है बिकॉज ये हीट थर्मोमीटर मेजर नहीं कर पाता. And what is the definition of latent heat? It is the amount of heat required to change the state of unit mass of a substance at constant temperature and pressure. Latent heat is the amount of heat required to change the state of unit mass of a substance at constant temperature and pressure. Latent heat का सिंबल L, heat required upon mass, उसका फॉर्मूला होगा तो डेल्टा क्यू हीट रिक्वायर्ड, एम इज द मास, तो इट इज डेल्टा क्यू बाय एम. देयरफॉर डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? एम इंटू एल. अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मेक अ नोट ऑफ दिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो डेल्टा क्यू होता है एम इंटू एल, वेयर एम इज मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड एल इज लेटेंट हीट. तो ये फॉर्मूला का यूज करना है इफ यू वांट टू फाइंड अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब या अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड बाय द सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. तो सब्सटेंस का जब भी चेंज ऑफ स्टेट होता है तभी सब्सटेंस जो हीट एब्सॉर्ब करता है या हीट को लिबरेट करता है उसका फॉर्मूला एम इंटू एल होता है. एंड स्पेसिफिक हीट में हमने फॉर्मूला रखा था डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, है ना. इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टॉपिक डेल्टा क्यू का फॉर्मूला था एम सी डेल्टा टी. इसका मतलब जब भी सब्सटेंस का सिर्फ टेम्परेचर राइज होता है तो हीट एब्सॉर्ब का फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी. एंड जब सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है तभी हीट एब्सॉर्ब या हीट रिजेक्टेड का फॉर्मूला एम इंटू एल. तो डेल्टा क्यू इज एम इंटू एल, वेयर एम इज मास एंड एल इज लेटेंट हीट. फिर लेटेंट हीट का यूनिट क्या होगा? इट इज हीट अपॉन मास. तो हीट होगा जूल में, मास होगा किलोग्राम में. तो लेटेंट हीट का यूनिट होगा जूल पर किलोग्राम. सीजीएस में होगा कैलोरी पर ग्राम. डायमेंशंस क्या होंगे? हीट के डायमेंशंस क्या होते हैं? एम एल टू टी माइनस टू. डायमेंशन ऑफ हीट इज एम वन एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाय मास. मास का होगा एम वन. तो हीट का एम वन है, इसका भी एम वन होगा, कैंसिल होगा तो एल टू टी माइनस टू बचेगा. तो डायमेंशंस ऑफ लेटेंट हीट आर एल टू टी माइनस टू. लेटेंट हीट के हम लोग दो टाइप डिफाइन करेंगे. विल डिफाइन टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट. नंबर वन होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड इसका सिंबल होगा एल एफ. एफ का मतलब फ्यूजन, एल इज फॉर लेटेंट हीट. एंड दूसरा होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसका सिंबल होगा एल वी. तो एल एफ एंड एल वी ऐसे दो लेटेंट हीट हम लोग न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज में यूज करेंगे. एल एफ का मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन
और LV का मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिफाइन होगा ड्यूरिंग सॉलिड टू लिक्विड फेज कन्वर्शन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिफाइन होगा ड्यूरिंग लिक्विड टू वेपर कन्वर्शन. So what is definition of latent heat of vaporization? It is the amount of it required to change the state of unit mass of a substance from solid state to liquid state at melting point. Because solid का liquid state में conversion melting point पे होता है, which is constant. तो ये हो गया definition of latent heat of fusion. आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू है 80 कैलोरी पर ग्राम. फॉर आइस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम. ठीक है, तो ये वैल्यू हमको याद रखना है. आइस का एलएफ कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम. फिर डिफाइन करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस from liquid to vapor state at boiling point. तो लिक्विड से वेपर स्टेट में सब्सटेंस जो हीट एब्सॉर्ब करेगा एट बॉइलिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. एंड सॉलिड से लिक्विड फेज में जो सब्सटेंस हीट को एब्सॉर्ब करेगा एट मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फिर वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम. इस वैल्यू को भी हमको याद रखना है. तो आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम. वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 540 कैलोरी पर ग्राम. तो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस. एंड लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस डिफाइन होता है ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. एंड दैट चेंज ऑफ स्टेट कैन बी फ्रॉम सॉलिड से लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू gaseous state.